सुरक्षा को लेकर। ये संस्था लगातार आपको बताती रहती है किस तरीके से साइबर इमरजेंसीज उत्पन्न हो रही हैं, उनसे कैसे डील किया जाए। लेकिन ये संस्था एकमात्र संस्था नहीं है। अलग अलग मंत्रालय भी लगातार कोशिश करते रहते हैं कि सरकारी नेटवर्क्स को, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को हम प्रोटेक्टेड कर सकें। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर साहब का दफ्तर है, जो कोऑर्डिनेशन करते हैं विभिन्न प्रकार की सरकारी एजेंसीज के अंतर्गत, ताकि सरकार का एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस साइबर सुरक्षा के प्रति आता रहे। तो देखिए, हम हर लेवल पे काम कर रहे हैं। सरकार अपनी सरकारी मिनिस्ट्रीज के लेवल पे काम कर रही है, जो पीएसयूज है वो अपने लेवल पे काम कर रही है। यहाँ तक फाइनेंशियल सेक्टर है, वहां पर जो रेगुलेटर है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो लगातार कोशिश में जारी है कि किस तरीके से साइबर सुरक्षा में सेंध ना लगाई जा सके। तो कोशिशें सरकार अलग अलग पहलुओं पे कर रही है। यहाँ तक कि एक और संस्था को भी गठित किया गया है जिसका नाम NCIIPC है, जो राष्ट्र के क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के संरक्षण के प्रति वचनबद्ध है और उस दिशा में लगातार काम करती रहती है। जी, तो जिस तरह जानकारी ये भी आ रही है कि करीब 20 लाख अकाउंट जो हैकर्स के पास है, हो सकता है ज्यादा भी हो, तो किस तरह ये इन ईमेल अकाउंट्स के जरिए लोगों की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या पर्सनल इंफॉर्मेशन तक पहुंच पाते हैं और कैसे आम लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, आज जब कोविड-19 का जमाना है तो चारों तरफ डर और पैनिक फैला हुआ है और इस डर और पैनिक को ही वेपनाइज करते हैं ये साइबर क्रिमिनल्स। अब जब आप घर पे बैठे हुए थे लॉकडाउन में, या अभी भी जब आप बहुत रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट में रहते हैं, आपको लगातार इस बात की जिज्ञासा होती है जानने के लिए कि क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, कितना फैल रहा है इन्फेक्शन। तो लिहाजा हर प्रकार की वेबसाइट पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, नई से नई जानकारी को ढूंढने का प्रयास करेंगे। अब इस दौर में अगर आपको कोई मेल आता है जो कहता है कि इस लिंक पर क्लिक करिए और भारतीय सरकार या सरकारी एजेंसीज के लेटेस्ट पोजीशन या प्रोग्राम्स जानिए कोविड-19 को लेकर, तो संभावित तौर में से 100 में से लगभग 95 लोग उस पर क्लिक कर देंगे। द मोमेंट आप इसको क्लिक करेंगे, आपका जो सिस्टम होता है उसकी जो साइबर सुरक्षा है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और आपकी जो भी फाइनेंशियल डिटेल्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं, साइबर क्रिमिनल्स के पास पहुंच जाते हैं। एक बार उनके पास पहुंचते हैं, उसके बाद उसका दुरुपयोग इंटरनेट पे करना बहुत आसान होता है। दूसरी बात, आजकल विभिन्न प्रकार के एसएमएस आते हैं, मैसेजेस आते हैं जिसमें अटैचमेंट्स होती हैं और आपको कहा जाता है कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है, कृपया खोल के देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर आप कोई भी अटैचमेंट को डाउनलोड करेंगे जो आपके किसी परिचित व्यक्ति ने नहीं भेजा है, तो हो सकता है उस अटैचमेंट में कंटेमिनेशन हो और उसके क्लिक करने के माध्यम से ही या उसको डाउनलोड करने के माध्यम से ही आपकी जो फाइनेंशियल डेटा है वो चला जाए और आप साइबर क्राइम खास तौर पर फिशिंग का शिकार हो जाए। तो इस तरह की आक्रमण होने की संभावना सबसे ज्यादा जताई जा रही है सर्टेन द्वारा, और सर्टेन तमाम सारी हिदायतें भी दे रहा है कि उपभोक्ताओं को क्या क्या कदम उठाने चाहिए ताकि इस तरह की फिशिंग एक्सरसाइजेस की वो शिकार ना हो सके। अगर आप शिकार हो गए तो आपके फाइनेंशियल डिटेल्स जाएंगे, आपके अकाउंट से पैसा जाएगा, आपका फाइनेंशियल डिटेल की जो वैल्यू और यूटिलिटी है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी और अल्टीमेटली आपके यहाँ एक अविश्वास सा पैदा हो जाएगा, एक असंतुष्टि सी पैदा होगी जो कहीं ना कहीं साइबर क्रिमिनल्स मानते हैं अल्टीमेटली पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने में अपना योगदान दे सकती है। जी, एक बड़ी बात जो निकलकर सामने आती है कि भारत में जो इंटरनेट डेटा यूजर्स का जो बेस है वो दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ लगातार इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में एक सॉफ्ट टारगेट हो जाता है भारत। तो कैसे ये देखें कि कहीं डेटा ब्रीच तो नहीं हो रहा, कहाँ हाई लेवल सिक्योरिटी इंश्योर की जानी चाहिए? देखिए, आज हम उपभोक्ता हैं तो हम मान लें कि हम एक इकोसिस्टम का हिस्सा है। ये पूरे भारतवर्ष की जो साइबर सुरक्षा को अगर हम एक चेन के तौर पर देखें तो हम सब उस चेन की एक कड़ी हैं और चेन उतनी ही ज्यादा सुरक्षित या सशक्त होती है जितनी कि उसकी सबसे कमजोर कड़ी। तो दायित्व हम पर होना चाहिए कि हम उस चेन की सबसे कमजोर कड़ी ना बने। अगर हमारी ये उम्मीद है कि हम अपना मोबाइल इस्तेमाल करेंगे, गड़बड़ हम करेंगे, लेकिन जब गड़बड़ हो गई तो हमको बचाने के लिए सरकार आएगी, तो ये मानसिकता गलत है। अगर हम ये सोचते हैं कि साइबर सुरक्षा की जिम्मेवारी केवल सरकार की है और हम केवल तमाशबीन बन सकते हैं, तो वो सोच भी सही नहीं है। मुझे लगता है प्रत्येक उपभोक्ता को अपना विशिष्ट योगदान देना चाहिए साइबर सुरक्षा को और ज्यादा प्रबल या सशक्त करने के लिए, और उसमें
छोटे-छोटे आप कदम उठा सकते हैं, बहुत बड़ी चीज़ आपको नहीं करनी। पहली चीज़, हम भारतवासी बहुत विश्वासी हैं, इसलिए हर व्यक्ति के साथ अपनी तमाम सारी जानकारी शेयर करते रहते हैं। भूल जाते हैं कि जो इंटरनेट पर हैं, वो वास्तविक जी, तौर पर पता नहीं आपके मित्र हो या ना हो, अगर आपने जानकारी शेयर करी, तो उसका दुरुपयोग हो सकता है। तो पहला सिद्धांत कि आप कृपया अपनी जानकारी को नीड टू नो बेसिस पर ही शेयर करें। हर व्यक्ति जी, को आपकी हर जानकारी जानने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। दूसरा, सोशल मीडिया पर रिस्पॉन्सिबली आप प्रकाशित करें जो भी प्रकाशित करना चाहते हैं, क्योंकि याद रख लीजिए, इंटरनेट पर जो कुछ आप प्रकाशित करेंगे, इंटरनेट पर वो बहुत देर तक रहेगा। इंटरनेट एक ऐसा प्रकरण है जो ना तो कभी सोता है और ना कुछ चीज भूलता है। तो आप जितने आप जागरूक होकर अपनी चीजों की इंफॉर्मेशन की पोस्टिंग करेंगे, उतना। तीसरी बात, अपने डिवाइस को सुरक्षित जरूर रखें, और उस जी, सुरक्षा के लिए आप एक अच्छा एंटीवायरस प्रोग्राम डाल सकते हैं, अच्छा फायरवॉल डाल सकते हैं। बहुत से प्रोग्राम फ्रीली उपलब्ध हैं इंटरनेट पर, जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चौथी बात, अगर आप इंटरनेट ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो अच्छी बात होगी कि आप एसएमएस अलर्ट की सेवा का आनंद उठाएं, ताकि हर ट्रांजैक्शन पर आपको अलर्ट मिले कि ये ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में हुआ है। और अगर आपका ट्रांजैक्शन नहीं है, तो आप चुप नहीं बैठेंगे, आप लगातार उसके बारे में रिपोर्टिंग करेंगे, पुलिस अधिकारी को भी और बैंक को भी। पांचवी बात, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का हमेशा इस्तेमाल करें, ताकि ये फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है हम सबको सुरक्षित करती है, हमारे डेटा को सुरक्षित करती है। छठी बात कि अगर हम ऑनलाइन कुछ प्रकाशित कर रहे हैं, तो भावनात्मक होकर, इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड में, गुस्से में आपने कुछ चीज नहीं प्रकाशित करनी, क्योंकि हो सकता है जी, आप अपनी जानकारी वहां पर कुछ ऐसी दे दें जो बाद में आप पछताएं। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने डिवाइसेस, चाहे मोबाइल फोन हो चाहे लैपटॉप हो, उन्हें सुरक्षित न माने, क्योंकि मोबाइल में अपनी जेब, अपने पर्स में रख सकता हूं, इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो सबसे सुरक्षित है। ऑन द कॉन्ट्री, मोबाइल सबसे ज्यादा असुरक्षित डिवाइस है। तो अपने मोबाइल फोन पर कृपया अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फाइनेंशियल डिटेल्स, अपने हेल्थ डिटेल्स न रखें। क्यों? क्योंकि अगर आपका मोबाइल हैक हो गया, तो फिर ये सारे डिटेल चले जाएंगे और उनका दुरुपयोग होगा। अपने जी। डिवाइसेस के डेटा के हमेशा बैकअप रखिए, और अल्टीमेटली ये जान लीजिए कि आपको अपने रोजमर्रा के जीवन में साइबर सुरक्षा को एक जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करना पड़ेगा। आपको जागरूक रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, ड्यूली डिलिजेंट रहना पड़ेगा। अगर ये तमाम सारी गतिविधियां करेंगे, तो काफी हद तक आप फिशिंग या और विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम या साइबर आक्रमण के शिकार होने से बच सकते हैं। जी। जिस तरह कहा जा रहा है कि ये जो कोविड का टाइम है, इस दौरान ज़्यादा साइबर अटैक्स हो रहे हैं, आपकी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, उसको भी खतरा है क्योंकि अब ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस होती हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जिस तरह इस कार्यक्रम की शुरुआत में हमने चर्चा की कि ऑस्ट्रेलिया में तमाम संस्थानों पर हमले हुए। तो हमारा बैंकिंग सिस्टम पर कितना बड़ा खतरा है और किस तरह की अलर्टनेस बैंकिंग सिस्टम को और जो हमारे कस्टमर हैं, जो उसके क्लाइंट्स हैं, उनको बरतने की ज़रूरत है? देखिए, मैं मानता हूं कि हालांकि चेतावनी सर्टेन की आई है कि अगला साइबर आक्रमण होगा फिशिंग द्वारा, बट फिशिंग तो केवल एक प्रारंभ होगा, एक ट्रेलर होगा। वास्तविक तौर पे जो साइबर आक्रमण आएंगे, वो भारत की क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को हिलाने के लिए कोशिश करेंगे। लिहाजा बैंकिंग सिस्टम्स, टेलीकॉम नेटवर्क्स, पावर ग्रिड्स, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, ये हमारे बैकबोन है। इनके आधार पर तमाम सारा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चलता है। तो लिहाजा इन तरह के नेटवर्क्स को और उनकी सुचारू फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करने का जी, प्रयास किया जाएगा। और मैं समझता हूं खास तौर पर बैंकिंग में हमें बहुत ज्यादा प्रयास करने चाहिए। अच्छी बात यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है बैंक्स की साइबर सुरक्षा को लगातार अपग्रेड करने में। दो उसने कुछ साल पहले जी गोपालकृष्ण वर्किंग ग्रुप का गठन किया था, जिसमें मैं भी सदस्य था, और हम लोगों ने बैंक्स की साइबर सुरक्षा की फ्रेमवर्क्स के लिए एक विशिष्ट रिकमेंडेशन सेट दिया था, जिनको आरबीआई ने पब्लिश किया था। बट मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में जब ग्राउंड रियलिटीज इतनी बदल गई हैं, मुझे महसूस होता है कि आरबीआई तुरंत अगर आज की तारीख में बैंक्स को दोबारा हिदायत दे कि इन कोविड टाइम्स उन्हें क्या क्या साइबर सुरक्षा के एहतियात बरतने हैं, क्या क्या मैकेनिज्म्स को अडॉप्ट करना है, तो वो भी ज्यादा अच्छा बात रहेगी। साथ ही साथ जनता में एक जन अवेयरनेस कैंपेन बनाना पड़ेगा, और वो आप पब्लिक मीडिया से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ कर सकते हैं। लोगों को बताना पड़ेगा कि आक्रमण हो सकता है, आने वाला है,
लोगों को डराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन लोगों को रियलिस्टिकली बताना है कि ये आक्रमण अगर आएगा तो आपने क्या-क्या करना है, आपसे हमारी क्या उम्मीदें हैं और आपको किन-किन जिम्मेवारियों का पालन करना है, ताकि भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा पर कोई आँच ना आ सके। जी। यहाँ पवन जी मैं ये चर्चा ज़रूर फिर से करना चाहूँगी कि ऑस्ट्रेलिया में जो अटैक हुआ उसको कहा गया सोफिस्टिकेटेड स्टेट सोफिस्टिकेटेड स्टेट बेस्ड साइबर एक्टर उसके थ्रू हुआ ये। तो उसमें शक चाइना पर जा रहा है। चाइना के लिए कहा जाता है कि वो सिर्फ टेरिटोरियल अटैक नहीं करता, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी छेड़ता है। वो साइबर अटैक्स भी करता है और ऑस्ट्रेलिया में हुए अटैक्स के पीछे भी साइबर अटैक्स के पीछे ये वजह मानी जा रही है और इसका अगला जो निशाना माना जा रहा था कि भारत पर भी वो इस तरह के हमले कर सकता है। तो जितने भी साइबर अटैक्स वर्ल्ड ओवर होते हैं उसमें जो प्रोफाइलिंग की जाती है तो कहाँ से ओरिजिन ज्यादा दिखाई देता है? देखिए, पहली बात, इंटरनेट ने भूगोल को इतिहास बना दिया है। दूसरी बात, जी। आज इंटरनेट पर इतने सारे टेक्नोलॉजिकल टूल्स उपलब्ध हैं कि आप अपने इलेक्ट्रॉनिक पदचिह्नों को मिटा सकते हैं। लिहाजा आज के संदर्भ में जब साइबर आक्रमण होता है, तो एट्रिब्यूट करना कि ये किसने, कौन से स्टेट एक्टर ने या नॉन स्टेट एक्टर ने किया है, नॉर्मली मुश्किल हो जाता है। आप अमूमन केवल अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, तो और राष्ट्रों की तुलना में चीन की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग रही है। कई साल पहले चीन ने समझ लिया था कि साइबर स्पेस बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा चीन के ग्लोबल एम्बिशंस में। लिहाजा चीन ने साइबर आर्मी का गठन किया, जो आर्मी लगातार चीन के सॉवरेन इंटरेस्ट के संरक्षण के प्रति 24 घंटे काम करती रहती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि चीन ने पिछले 3-4 सालों में 3 विशिष्ट साइबर सुरक्षा संबंधी कानून पारित किए और इन कानूनों में बहुत विस्तार से विश्लेषण किया और साथ ही साथ उन्होंने टिप्पणी भी की कि किन-किन स्टेक होल्डर्स की क्या-क्या जिम्मेवारी होगी साइबर सुरक्षा के संरक्षण के हेतु। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ साल पहले से ही चीन ने एक नए कॉन्सेप्ट की परिभाषा करनी प्रारंभ कर दी। चीन ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया साइबर सोवरेनिटी का, यानी कि आपकी अब नॉर्मली फिजिकल वर्ल्ड में आपकी प्रभुत्ता जो सोवरेनिटी होती है वो केवल आपकी टेरिटोरियल बाउंड्रीज के तहत होती है। लेकिन पहली बार चीन ने एक कॉन्सेप्ट प्रोपाउंड किया जिसमें उन्होंने कहा कि चीन राष्ट्र की साइबर सोवरेनिटी होगी, यानी कि जो उसके सोवरेन इंटरेस्ट साइबर स्पेस में ताल्लुक रखते हैं उसको कवर करेगी। लिहाजा ये साइबर सोवरेनिटी न केवल चीन के बाउंड्रीज के अंदर रहेगी, लेकिन उसके बाहर भी जाएगी, यहाँ तक कि आउटर स्पेस तक भी एप्लीकेबल हो सकती है और डीप सी बेड्स तक भी एप्लीकेबल हो सकती है। तो इस कॉन्सेप्ट को लगातार चीन आगे बढ़ाता जा रहा है और क्योंकि उसका संरक्षण करना चाहता है साइबर सोवरेनिटी का, इसलिए वो विभिन्न प्रकार के स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स को लगातार प्रोत्साहित करता रहता है कि वो कदम उठाएं, काम करें, ताकि उन पर मतलब वो आगे बढ़ सकें चीन के सॉवरेन इंटरेस्ट को ज्यादा संरक्षित करने की दिशा में। जी। तो जिस तरह आपने ये कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं कि जो साइबर कानून है, एक मजबूत साइबर कानून की भारत को जरूरत है अगर हमें अपनी साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करना है और तमाम इस तरह की जो अटैक्स है उनसे लड़ना है तो भी। देखिए, भारत को अभी बहुत जबरदस्त मेहनत करने की आवश्यकता है। दुर्भाग्यपूर्ण पिछले 2 दशकों में जितना भारत को तवज्जो या महत्व साइबर सुरक्षा को देना चाहिए था, भारत नहीं दे पाया। यहाँ तक कि और जैसे राष्ट्र चीन जैसे राष्ट्र हैं और वियतनाम और सिंगापुर और थाईलैंड जैसे राष्ट्र हैं, भारत से आगे निकल गए और वो डेडिकेटेड साइबर सुरक्षा कानून लेकर आए, लेकिन भारत ये कानून नहीं लेके आया। दूसरी बात, भारत ने अपनी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति सन 2013 में बनाई थी, अच्छी नीति था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि हम उसको केवल एक कागजी घोड़ा बनाकर बैठ गए, उसको हम कार्यान्वित नहीं कर पाए। तो आज की तारीख में भारत के पास जो लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए साइबर सुरक्षा की प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन का, वो फिलहाल मौजूद नहीं है। हाँ, हमने भारत का आईटी एक्ट सन 2008 में संशोधित किया था और उन संशोधनों के बाद हम लोगों ने साइबर सुरक्षा की लीगल परिभाषा भी वहां डाली, कुछ लिप सर्विस जैसे कुछ प्रोविजंस डाल दिए, लेकिन वो तमाम सारे प्रोविजंस आज की बदलते हुए दौर और ग्राउंड रियलिटीज की चुनौतियों से डील करने में सक्षम नहीं है। आवश्यकता यह है कि आज अगर सरकार चाहेगी तो उसे बहुत काम करना होगा। पहली बात कि वो एक डेडिकेटेड साइबर सुरक्षा कानून लाए, जब तक कानून लाती है तब तक उसके पास पावर्स है सेक्शन 87 भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में कि वो उसके तहत रूल्स एंड रेगुलेशंस तुरंत ला सकती है संसद के जाए बगैर। दूसरी बात, आवश्यकता है कि भारत को
स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को डिटेल से परिभाषित करने के लिए, और वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स तमाम सारे स्टेक होल्डर्स को बताने की आवश्यकता है कि अगर अगली बार कोई साइबर आक्रमण होता है तो किन किन जो स्टेक होल्डर हैं उनकी क्या क्या भूमिका होगी इस तरह की साइबर आक्रमण में। भारत का जो परिवेश है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि भारतीय परिवेश में हम देखते हैं कि साइबर जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है काफी हद तक प्राइवेट सेक्टर के हाथों में है, चाहे टेलीकॉम में हो गया, कुछ बैंकिंग हो गया, कुछ इंश्योरेंस हो गया, तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी भी हुआ। तो इस संदर्भ में प्राइवेट सेक्टर को साथ लेके काम करना पड़ेगा। जो फिलहाल नेशनल कोऑर्डिनेशन चल रही है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के तहत नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर द्वारा, उसको भी पुनः से ज्यादा कंसोलिडेट करने की आवश्यकता है। अल्टीमेटली भारत जितनी जल्दी अपने क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के संरक्षण के प्रति नए कानूनी प्रावधान और लीगल फ्रेमवर्क लेकर आएगा उतना अच्छा है। वरना इतिहास हमें बताता है कि चाहे बात एस्टोनिया की हुई थी सन 2007 में या बात हुई यूक्रेन की सन 2016 में, इस तरह की घटनाएं भारत में नहीं घटनी चाहिए, जहां पर वो राष्ट्र पूरी तरीके से अनप्रिपेयर्ड थे साइबर सुरक्षा की सेंध के अटैक्स को डील करने के लिए, और उन्हें बहुत बड़ा खमियाजा भी भुगतना पड़ा। हम नहीं चाहते कि कुछ भी ऐसा काम हो जिससे न केवल भारत की प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा प्रभावित हो, या जिसकी वजह से भारत को बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़े। इसलिए प्रोएक्टिव काम करना, और ये दायित्व सरकार का है, दायित्व प्राइवेट सेक्टर का है, और दायित्व हर वो स्टेक होल्डर का है जिसका ताल्लुक डिजिटल या मोबाइल इकोसिस्टम से है, ताकि अगर ये इकोसिस्टम सुरक्षित रहेगा तो हम, हमारा डेटा, हमारा राष्ट्र, तमाम सारे लोग सुरक्षित रहेंगे।